इनकी कहानी सिर्फ सौदागरों और कारवां की नहीं थी। ये कहानी थी जियोपॉलिटिक्स की, अस्तित्व की, सांस्कृतिक संगम की और उस अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने की जो आधी दुनिया को जोड़ती थी। सदियों तक चीन के बाजारों से लेकर मेडिटेरेनियन के तटों तक रास्तों का एक विशाल जाल फैला हुआ था। इसे हम कहते हैं द सिल्क रूट। रेशम, घोड़े, मसाले, पांडुलिपियों और विचारों का एक हाईवे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब इस ग्लोबल नेटवर्क की सियासी चाबी भारत के पास थी। 13वीं से 16वीं सदी के बीच दिल्ली सल्तनत, जो उत्तर भारत में अपनी राजधानी से शासन कर रही थी, यूरेशियन एक्सचेंज का एक अनोखा और ताकतवर केंद्र बनकर उभरी। जब 1200 के दशक की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ, तब सिल्क रूट पहले से ही प्राचीन था, कई साम्राज्यों से भी पुराना। माल रेगिस्तानों, पहाड़ों और मैदानों को पार करता था। लेकिन ये रास्ता खतरनाक था। साय में लुटेरे घात लगाए बैठे रहते थे, खाना बदोश रास्ते रोक लेते थे और दुश्मन साम्राज्य हर एक मील के लिए लड़ते थे। स्थिरता दुर्लभ थी और बेशकीमती थी। फिर आया एक ऐसा भूचाल जिसने यूरेशिया का नक्शा बदल दिया, मंगोल साम्राज्य। कुछ ही दशकों में उन्होंने लगभग पूरे ओवरलैंड सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया। व्यापार बढ़ा, लेकिन डर भी। जिस किसी राज्य को चीनी रेशम, पर्शियन किताबें या मध्य एशियाई घोड़े चाहिए थे, उन्हें या तो मंगोलों से दोस्ती करनी पड़ती या उनका सामना करने की ताकत रखनी पड़ती। दिल्ली के पास शुरुआत में दोनों ही नहीं थे। सल्तनत को बार बार उत्तर पश्चिम से मंगोल हमलों का सामना करना पड़ा। लेकिन विरोधाभास देखिए, मंगोल दबदबे ने सिल्क रूट के दिल को स्थिर भी किया। जैसे जैसे उनका साम्राज्य जमा, रास्ते सुरक्षित हो गए। धीरे धीरे दिल्ली इस दुनिया से और गहराई से जुड़ने लगी, व्यापार, प्रवास और कूटनीति के जरिए। आखिर दिल्ली को सिल्क रूट से चाहिए क्या था? पहला, घोड़े। मध्यकालीन सेनाओं की जान। भारतीय नस्लें मजबूत थीं पर धीमी, लेकिन मध्य एशियाई घोड़े एलीट थे, ऊंचे, तेज और जंग के लिए बेहतरीन। सल्तनत हर साल हजारों घोड़े मंगवाती थी। बुखारा, समरकंद और बल्ख के व्यापारी दिल्ली के बाजारों में आम दिखने लगे। दूसरा, लोग और हुनर। सिल्क रूट सिर्फ सामान नहीं लाता था, हुनर भी लाता था। पर्शियन सुलेखक, मध्य एशियाई आर्किटेक्ट, सूफी संत, बुनकर और हकीम, ये सब दिल्ली की तरफ खींचे चले आए। उन्होंने यहाँ की संस्कृति, ज़बान, वास्तुकला, रूहानियत को बदल कर रख दिया। तीसरा, लग्जरी गुड्स। चीनी रेशम और नीली पॉटरी रईस घरों की शान बन गई। बदले में भारतीय कपड़ा, चीनी, मील और मसाले उन्हीं रास्तों से उत्तर और पश्चिम की तरफ भेजे गए। सुल्तानों को यह बात समझ आ गई थी कि अगर दौलत चाहिए तो इन नेटवर्क्स पर कंट्रोल जरूरी है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों पर कड़ी नजर रखी, दाम तय किए, अनाज के गोदाम बनवाए और व्यापार की निगरानी की। ये सुधार सिर्फ घरेलू नहीं थे, ये उस सेना को पालने के लिए थे जो भारत के सिल्क रूट कनेक्शन की रक्षा करती थी। तुगलक वंश ने पर्शिया और मध्य एशिया के साथ कूटनीति बढ़ाई। दिल्ली अब अमीर, कॉस्मोपॉलिटन और प्रभावशाली बन चुकी थी। लेकिन सिल्क रूट सिर्फ जमीन पर नहीं था। सल्तनत एक और ताकतवर नेटवर्क पर पनपी, समुद्री सिल्क रूट। जब कारवां रेगिस्तान पार कर रहे थे, जहाज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में माल ढो रहे थे। भारतीय बंदरगाह जैसे खंबात, गुजरात, बंगाल बड़े केंद्र बन गए जहां अरब नाविक और दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापारी सौदे करते थे। इन समुद्री रास्तों से भारतीय कपड़ा अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचा, जबकि चीनी, सेरामिक्स और अरबी घोड़े भारी मात्रा में भारत आए। इनके साथ कल्चर भी सफर कर रहा था। दिल्ली एक फ्यूजन जोन बन गया। गुंबद, मेहराब, बागीचे, खाना, लिबास, हर चीज पर सिल्क रूट की छाप थी। सीरी और जहांपना जैसे बाजार ऐसे इलाके बन गए जहां व्यापारी कई जबानें बोलते थे। लेकिन कुछ भी हमेशा नहीं रहता। 15वीं सदी तक मध्य एशिया फिर से अस्थिर हो गया। तैमूर के हमलों ने व्यापार को तोड़ दिया। समुद्री रास्ते सस्ते और भरोसेमंद हो गए और दिल्ली खुद अंदरूनी बगावतों से कमजोर पड़ गई। जब 16वीं सदी में मुगल आए, उन्हें एक ऐसा नेटवर्क विरासत में मिला जो दक्षिण और समंदर की तरफ शिफ्ट हो चुका था। उन्होंने इसे फिर से बनाया, लेकिन अपने शाही अंदाज में। दिल्ली सल्तनत ने कभी सिल्क रूट को वैसे कंट्रोल नहीं किया जैसे चीन या पर्शिया ने किया, लेकिन इसने भारत को एक ऐसा ग्लोबल वेब से जोड़ दिया, सियासी, आर्थिक और सांस्कृतिक, जिसने सदियों तक इस उपमहाद्वीप को गढ़ा। सिल्क रूट सिर्फ रेशम का रास्ता नहीं था, ये विचारों का रास्ता था और दिल्ली इसके सबसे अहम चौराहों में से एक थी। एक ऐसा दरवाजा जहां से दुनिया भारत में दाखिल हुई और भारत दुनिया में।